सो हेलो ऑल HPRC JEE एस्पिरेंट्स। तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि अभी रिसेंटली आपकी जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है HPRCA में, आई होप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो है इंटरनल हिंज। तो इंटरनल हिंज होता क्या है, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में इंटरनल हिंज दिया हुआ है और आपको रिएक्शन कैलकुलेट करने को बोल दे तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एंड तक देखना, शॉर्ट ट्रिक एंड में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम उसको थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो एग्जांपल शॉर्ट ट्रिक तक जाने के लिए वो एंड तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरनल हिंज होता क्या है, तो देखो ये एक बीम बना रहा हूँ मैं। अभी सिर्फ ये समझो कि ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसका एक एंड फिक्स्ड होगा और दूसरा एंड कैसा होगा, रोलर, ठीक है। तो ये कैसी है, एक इनडिटर्मिनेट बीम है। तो जब भी आपका कोई बीम पोर्शन या फ्रेम जो इनडिटर्मिनेट है और उसको डिटर्मिनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल हिंज देते हैं। अब डिटर्मिनेट बनाने से होगा क्या, तो डिटर्मिनेट बनाने से आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी एनालिसिस और उसको हम अच्छे से जो है एनालाइज कर पाएंगे फॉर डिजाइनिंग पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा। ये एक इनडिटर्मिनेट है, अभी बताऊंगा डिटर्मिनेसी क्या होती है, इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, बस अभी समझो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज दे दिया। ये आपका एक इंटरनल हिंज है, ठीक है। अब इंटरनल हिंज जो है हमारा वो कहाँ पे देते हैं हम, तो इंटरनल हिंज कैन बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ बीम, बीम में भी देते हैं, फ्रेम में भी देते हैं, ठीक है। उनको स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाने के लिए, या फिर बोल सकते हो कि उसकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी को रिड्यूस करने के लिए। तो कहाँ पे देंगे, पहले नॉर्मल पॉइंट देख लेते हैं। प्रोवाइडेड इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट सच एज बीम्स। तो बीम्स देखने को मिलेगा, और हम फ्रेम में भी देते हैं, और इन फ्रेम ऑल्सो, फ्रेम ऑल्सो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपका स्ट्रक्चर और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो ये इंटरनल हिंज है, यहाँ पे तुम देखोगे ये वाले में, तो टेक्निकल पॉइंट क्या रहेंगे वो मैं एंड में बताऊंगा। अभी सिर्फ हमें जनरल पॉइंट देख रहे हैं कि इंटरनल हिंज से क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि ये रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस स्टैटिक डिटर्मिनेसी एंड increases काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी। तो ये भी तुमको थ्योरेटिकली पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो स्टैटिक डिटर्मिनेसी को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस करता है। यानी अगर आपका इनडिटर्मिनेट है स्ट्रक्चर तो वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। अब ये टर्म क्या है, ये मैं अभी जस्ट डिस्कस करूंगा। इसके बाद इंक्रीज करेगा काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी। अब ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, जनरली जब हम हिंज देते हैं तो ये जो फ्री रोटेशन है तुम्हारा वो अलाउ करता है, यानी रोटेशन रिस्ट्रेंड नहीं होगा। तो जब रोटेशन रिस्ट्रेंड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब टेक्निकल पॉइंट के बारे में आते हैं। यहाँ पे दो टेक्निकल पॉइंट जो समझने हैं आपने। मान लो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो जब भी इंटरनल हिंज होगा, कैसा दिखता है इंटरनल हिंज, जो आपका डोर है, डोर के साइड पे जो हिंज लगा रहता है जिससे हम डोर ओपन करते हैं, तो वो जो जिसे हम हिंदी में घरिया भाषा में जो है कब्जा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो लगा रहता है जो अलाउ करता है डोर को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो डोर को रोटेट करने के लिए फ्रीली, तो वही आपका वैसा ही बिल्कुल इस तरीके से हिंज दिया हुआ है। तो होगा क्या इसमें, जब भी आपका हिंज होगा, मान लो यहाँ पे मैंने हिंज दे रखा है, तो अगर दूसरी तरफ कोई पोर्शन है तो वो रोटेशन को फ्री कर देगा, फ्री रोटेशन, यानी ये मूवमेंट रजिस्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं एक तरफ से इसको सपोर्ट कर दूं और फिर लोड लगाऊं तो ये शियर जरूर ट्रांसफर करेगा।
क्या करेगा, शियर जरूर ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है, 3, ये मैं अभी बता दूंगा तुमको थोड़ी देर में, 3, ये है आपकी बीम। रोलर पे कितनी रिएक्शन होती है, 1। और यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें जो है जनरल लोडिंग है किसी एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी और वर्टिकल भी आएगी। तो उस वजह से एक तो तुम्हें ये एक्सियल फोर्स दिखेगा, दूसरा तुम्हें इसमें शियर फोर्स भी दिखेगा। क्या दिखेगा, शियर फोर्स भी। तो इसमें दो चीज़ें तुम्हें दिख रही है, एक एक्सियल फोर्स दिख रहा है और दूसरा शियर फोर्स दिख रहा है। यानी ये इंटरनल हिंज में आपका एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स दोनों ही ट्रांसफ़र होते हैं, बट मूवमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसकी कोई मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दूंगा मैं कि नो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। हिंज की बात हो रही है, कैपेसिटी, यानी इसका मतलब क्या है, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सी पॉइंट वो क्या होगा, 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब यही है कि मूवमेंट विल नॉट ट्रांसफर, दैट इज मूवमेंट विल नॉट ट्रांसफर फर्दर अहेड इन द बीम, ठीक है। तो बीम में आपका जो मूवमेंट है वो ट्रांसफर नहीं होगा, बट शियर फोर्स होगा और एक्सियल फोर्स भी होगा, बट इट विल ट्रांसफर शियर फोर्स as well as axial force in the beam। तो सिंपल पॉइंट है ये, 3 पॉइंट तो इस चीज़ के रिलेटेड है कि इंटरनल हिंज करता क्या है स्ट्रक्चर में। तो हम किस में देते हैं, फ्रेम और बीम्स में देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा तो उसके साथ स्टैटिक डिटर्मिनेसी रिड्यूस हो जाएगी, तो हम एनालिसिस आसानी से कर पाएंगे, इजीली उसमें अननोन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। और इंक्रीज कर देता है काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी। क्यों, क्योंकि अब पहले क्या हो रहा था, रिस्ट्रेन हो रहा था, रोटेशन रोका जा रहा था, पर अब नहीं रोका जा रहा, ठीक है। तो इस वजह से काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी आपकी इंक्रीज कर जाती है। फिर जो टेक्निकल पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट आपका क्या होगा, 0, बट शियर फोर्स जो है और एक्सियल फोर्स है वो ट्रांसफर होगा फर्दर इन द बीम। तो एक चीज़ तो मैंने तुम्हें ये बता दी, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो होता क्या है देखते हैं जरा, स्टैटिक डिटर्मिनेसी क्या होता है। स्टैटिक डिटर्मिनेसी, ds। तो ds का फॉर्मूला होता क्या है हमारा, ये होता है नंबर ऑफ रिएक्शन हमेशा अननोन होती है, माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हमारी नोन कंडीशन होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर कंडीशन, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो अननोन रिएक्शन को r लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को E लिख देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन गया R माइनस E का, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है ये हमेशा अननोन होती है, अननोन। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये हमेशा हमको पता होती है। तो पहले मैं रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर आपका सपोर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, हमारे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट किस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, और इसमें कोई भी जनरल लोडिंग लग रही होगी। जब तुम इस पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर लोड लगाओगे तो क्या ये नीचे जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, फिक्स है ना, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है रिएक्शन लग रही होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोड लगा रहे हो तो फ्री टू मूव है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब क्या है कि इधर से रिएक्शन लग रही होगी। तो वही है कि जब मैं इसको ऊपर से लोड अप्लाई करूँगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, तो रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। इधर से फोर्स लगाओगे क्योंकि फिक्स है तो ये इधर भी नहीं जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे भी रिएक्शन होगी। रोटेट करने की कोशिश करोगे लोड के अबाउट, तो क्या ये रोटेट होगा, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट भी कैरी करेगा। तो इसका ये मतलब निकल के आता है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है 3। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, इस पर कभी मैं फर्दर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
बस कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, तो ध्यान देखो। नेक्स्ट है तुम्हारा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसा होगा, अब इसमें इस तरीके का रहता है, इसके ऊपर एक हिंज बना रहेगा, ये है आपकी बीम, ठीक है। यानी ये बीम ऐसे रोटेट करेगी, यानी ये मूवमेंट नहीं ले सकती। ये हिंज बिल्कुल वैसा ही इंटरनल हिंज जैसा, यहाँ बस सपोर्ट के ऊपर दे रखा है तो हिंज जैसा, यानी अलाउ करता है रोटेशन, फ्री रोटेशन। तो जब मैं लोड लगाऊंगा ये कोई रोटेशन नहीं ले सकता, इसका मतलब मूवमेंट नहीं आएगा। इस पर मैं लोड लगाऊं, नीचे जाएगा सपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इधर पुश करूँगा, इधर भी नहीं जाएगा। तो इसमें दो रिएक्शन होती है, तो इसमें रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, दो रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, दो। वहीं पे एक और हमारा सपोर्ट होता है जो होता है रोलर सपोर्ट, जो होता है हमारा रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसा हिंज है ना, बस नीचे रोलर लगा रहेगा, ऊपर एक हिंज रहेगी, इसमें जनरल लोडिंग रहेगी। तो अगर इधर पुश करोगे तो रोलर की वजह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, तो रिएक्शन नहीं आएगी। लेकिन जब मैं नीचे को लोड लगाऊंगा सपोर्ट के ऊपर, तो ये नीचे नहीं जाने वाला, इसका मतलब रिएक्शन नीचे से लग रही होगी, तभी ये नीचे नहीं जा रहा है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है एक। तो ये बस आगे यूज़ होने वाला है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी कि इसमें कितनी कितनी रिएक्शन होती है। तो फिक्स सपोर्ट में होती है 3 रिएक्शन, हिंज सपोर्ट पे होती है 2 रिएक्शन, और हमारा रोलर पे होती है 1 रिएक्शन, राइट। ये हमने देख लिया। अब आती है इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात। तो जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये मुझे पता है, नोन है, अगर कोई ये बीम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, 2D के लिए बता रहा हूँ, फॉर 2D क्या होगा कि समीशन ऑफ मूवमेंट 0, समीशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन 0, समीशन ऑफ फोर्सेज इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी हो गई, इसमें भी 3 हो गई। 2D के केस में 3 होती हैं। अगर 3D है, स्पेस आपका स्ट्रक्चर है, तो उसमें 6 होती है, तो वो हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम 2D के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमेशा पता होता है, नंबर ऑफ रिएक्शन हमेशा निकालना होता है। तो समझो यहाँ पे, अगर जितनी कंडीशन तुमको पता है उतने ही अननोन तुम्हें कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब है आपकी बीम डिटर्मिनेट है। तुम इन नोन की हेल्प से इन अननोन्स को कैलकुलेट कर लोगे बहुत ही ईजिली, यहाँ पे एनालिसिस आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हिंज का काम यही है कि अगर कोई बीम इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो, अगर ds 0 आ रहा है, इसका मतलब जितनी रिएक्शन है उतनी ही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट। और ये ध्यान रखना, बीम के लिए लिख रहा हूँ मैं सिर्फ इसको, बीम के लिए, ओनली फॉर बीम्स, फॉर बीम्स। फ्रेम के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, फ्रेम के लिए नहीं है, डिटर्मिनेट बीम, ठीक है। वहीं पे अगर मैं ds हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, तो उस केस में क्या है, रिएक्शन जो निकालनी है अननोन ज़्यादा है, नोन कंडीशन कम है। अब जितनी नोन कंडीशन है उससे ज़्यादा अननोन्स हैं, तो मैं सारे अननोन निकाल ही नहीं पाऊंगा, और जब सारे अननोन नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं उसकी एनालिसिस इजीली कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी हमको। तो ऐसी बीम को बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेट बीम, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट बीम, इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक है। और ऐसी बीम को सॉल्व करने के लिए हमको एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होती है। उन इक्वेशन को हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनल हिंज प्रोवाइड करता है। वो थोड़ी देर में एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब देखो ds ये लेस देन 0 है, इसमें क्या हो जाएगा कि रिएक्शन आपकी कम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ज़्यादा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अनस्टेबल बीम, ठीक है, इसको बोलते हैं अनस्टेबल बीम, ठीक है। अब हमारी बीम जो है अलग अलग तरीके की होती है, वो भी देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेट क्या है, जितनी नोन कंडीशन है उतने ही अननोन्स निकालने, इसका मतलब डिटर्मिनेट है। जितनी नोन कंडीशन उससे ज़्यादा अननोन्स है तो निकाल ही नहीं पाऊंगा सारे, तो वो इनडिटर्मिनेट है। अब रिएक्शन कम निकालनी है पर इक्विलिब्रियम कंडीशन ज़्यादा है, ऐसी बीम अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब अलग अलग टाइप की बीम, तो मेरे काम की जो पीछे बीम थी वो थी प्रॉप्ड। थोड़ा बता देता हूँ, देखो, अगर एक तरफ तुम्हारा हिंज हो और एक तरफ तुम्हारा रोलर हो, तो ऐसी बीम को बोलते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब एक एंड तुम्हारा फिक्स हो, दूसरा फ्री हो, तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। अब एक एंड तुम्हारा फिक्स हो, दूसरी तरफ रोलर हो, तो इसको बोलते हैं
प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। मान लो तुम्हारे एक से ज़्यादा स्पैन है किसी बीम के अंदर, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक। और अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो इसको हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। तो बीम बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन हमें अभी ध्यान से समझना है स्पेशली इसके बारे में, ठीक है। अब अगर मैं डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी देखूं इसकी, तो तुम्हें अभी बताया था मैंने ds का फॉर्मूला क्या होता है, r माइनस ई, यही होता है। इसमें कितनी रिएक्शन थी बताया था तुमको, इसमें होती है 2, ठीक है, और इसमें होती है 1। 3 रिएक्शन है, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, 0, यानी ये वाली कैसी बीम हो गई, ये हमारी डिटर्मिनेट बीम हो गई। ये कैसी हमारी डिटर्मिनेट। तो इसको तो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, सारे अननोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स सपोर्ट पे मैंने बताया था कितनी रिएक्शन होती है, 3। तो फिर से वही कि ds जब इसका कैलकुलेट करने जाएंगे तो रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी 3 माइनस 3, हमारे पास 3 थी ना इक्विलिब्रियम कंडीशन 2D के लिए, तो ये भी हमारी कैसी है, डिटर्मिनेट। अब आते हैं इस पे जो हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 और 1 रिएक्शन, यहाँ पे 4 हो गई रिएक्शन। तो देखो ds इक्वल टू क्या था, r माइनस ई, रिएक्शन कितनी है 4, ये है 3, यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। अब इसमें भी देखोगे तो ज़्यादा रिएक्शन है, इसमें भी देखोगे तो ज़्यादा रिएक्शन है, यानी ये नीचे की सारी इनडिटर्मिनेट ही है। क्योंकि एग्जाम्पल हमको इसका देखना है और यही तुमको पूछेगा, तो मैं इसीलिए ये वाला बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कैलकुलेट हम इसको भी कर सकते हैं पर अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इनडिटर्मिनेट आ गई। अब मैं इसकी एनालिसिस कैसे करूँगा, अननोन्स कैसे निकालूंगा, दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बीम में जो ये आपका इस तरीके का बीम है, अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड कर दूँ, ये डिटर्मिनेट बन जाएगी। कैसे, जरा यहाँ पे देखो, ds इक्वल टू क्या था, r माइनस ई, ठीक है। रिएक्शन कितनी हो गई अब तुम्हारे पास, 1 2 3 4 रिएक्शंस हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी थी, 3 और प्लस एक कौन सा, इंटरनल हिंज। मान लो ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, B पॉइंट है, तो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी होगी, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समीशन ऑफ fy इक्वल टू 0, समीशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अबाउट हम मूवमेंट 0 लिख सकते हैं। और एक जो ये इंटरनल हिंज की इक्वेशन है, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट c इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन हो गई, 4 अननोन है। अब क्या बन गया ये ds, यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 0, यानी अब मेरा ये डिटर्मिनेट बन गया। अब मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ और सारे अननोन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इंटरनल हिंज का ये फ़ायदा होता है, ये रिड्यूस करता है आपकी स्टैटिक डिटर्मिनेसी को, यानी इनडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट बनाने में हेल्प करता है। ये सेम चीज़ कॉन्टिन्यूस स्पैन में भी होगा, जैसे ब्रिज है तो वहाँ पे भी हम इसी तरीके से इंटरनल हिंजेस प्रोवाइड करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस स्पैन जब रहेगा या कॉन्टिन्यूस बीम जब रहेगी तो वो इनडिटर्मिनेट होती है, उसको डिटर्मिनेट बनाने के लिए फिक्स में भी ऐसे ही किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या बन गई, डिटर्मिनेट बन गई। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो डिस्कस करेंगे, उसमें शॉर्ट ट्रिक भी मैं तुमको बताऊंगा, तो देखते रहना। यहाँ देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, पहले कन्वेंशनल तरीके से करूँगा फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। कैलकुलेट अननोन रिएक्शंस फॉर गिवन बीम। किसके लिए, फॉर गिवन बीम। कौन सी है बीम, ये है तुम्हारी बीम, इधर रोलर है, यहाँ पे क्या है आपका हिंज है, यहाँ पे एक लोड दे रखा है इन्होंने 10 किलो न्यूटन, ये 2 मीटर दे रखा है, ये भी 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये कैसी बन गई हमारी डिटर्मिनेट। तो रिएक्शन कितनी होगी, एक तो ये होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी, कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली, 0 होने वाली। तुम चाहे लिख भी लो इसको, चलो लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
दूसरा मूवमेंट, ये ए पॉइंट है तो इसको मैं लिख देता हूँ वी ए, इसको लिख देते हैं हम एम ए, और इसको लिख देते हैं हम हॉरिजॉन्टल में एच ए, और एक ये हो गया वी बी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो, सबसे पहले अगर मैं इधर लगाऊँ तो इधर ज़्यादा अननोन है मेरे पास, पर यहाँ पे क्या ये पता है मुझे, ये अननोन है, मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो इस इंटरनल हिंज के अबाउट पहली इक्वेशन यूज़ करो, इंटरनल हिंज वाली। यह हमारा सी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो हम लिख देंगे मूवमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0, इसके अबाउट 0 कर दो। तो एक लग रहा है आपका ये वी बी, सॉरी नॉट ए, दिस इज बी, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिख दो। ये वाला देखो, ये क्लॉकवाइज है, 10 इंटू 2 तो प्लस 10 इंटू 2 इक्वल टू 0। यहाँ से तुम वी बी निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 5 किलो न्यूटन। ये आ गया आपका वी बी, हमने निकाल दिया। अब वी बी अगर मैंने निकाल दिया तो अब दूसरी इक्वेशन में यूज़ करूँगा इक्विलिब्रियम से, कौन सी? समीशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब वाई डायरेक्शन देखो, ये है वाई डायरेक्शन, 10 लग रहा है, नीचे से एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, बस। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ये दोनों इस लोड को ही कैरी कर रहे होंगे, तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना है 10। वी बी तुमने निकाल रखा है, पुट कर दो, यहाँ से वी ए निकाल लोगे, ये वापस आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 किलो न्यूटन, ये आ गया 5। अच्छा, ये भी हमने कर दिया। अब थर्ड चीज देखो, थर्ड हम लिखेंगे समीशन ऑफ मूवमेंट। अब इस हिंज पे इस ये क्योंकि रोलर है, रोलर के ऊपर एक हिंज होती है, इसके अबाउट में मूवमेंट लिख सकता हूँ 0, तो लिख दो b इक्वल टू 0। अब मूवमेंट कौन कौन से बन रहे हैं इधर से देखो, एक तो बनाएगा ये वी ए इंटू कितना है, वी ए इंटू 8, ठीक है। एक ये मूवमेंट है तुम्हारा, ये था हमारा क्लॉकवाइज। दूसरा ये है एंटी क्लॉकवाइज एम ए, ये कैसा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस का 10 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, लाइन ऑफ एक्शन इसी के साथ है तो इस वजह से नहीं बनेगा, और ये इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो वी वी इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से एम ए निकाल लो, उसको उधर भेजो। ठीक है, वी ए कितना है तुम्हारा 5 8 जा 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20, तो तुम्हारा आ रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, नहीं पर मीटर नहीं, किलो न्यूटन मीटर, तो ये आ रहा है इतना। ठीक है, तो कितना है हमारा एम ए 20। अब इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, और तुम क्योंकि ये देखो कितना टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा मुझे, अब इसको भी निकाल ही लो यार। फोर्थ इक्वेशन क्या होती थी हमारी, समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो इधर क्या लग रहा है, सिर्फ एच ए लग रहा है, इधर से तो कोई लोड है ही नहीं, तो एच ए सीधा सीधा क्या बन जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये निकाल दिया मैंने कन्वेंशनल तरीके से। कितना टाइम लगा, थोड़ा बहुत टाइम लगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, 2 मिनट में भी हो जाएगा। अब जरा इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो जहाँ पे समझो इस बात को, जहाँ पे तुम्हारा इंटरनल हिंज दे रखा है, तुम यहीं से बीम को ब्रेक कर दो, यहीं से बीम को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये हमारी बीम, शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखना। जहाँ पे इंटरनल हिंज है वहीं से बीम को तोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारी एक रिएक्शन है ये, ठीक है, एक लोड दे रखा है 10 किलो न्यूटन, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये अब ये तो हमें पता ही है वैसे भी 5 किलो न्यूटन, नहीं निकाला नहीं है, इसको रहने दो, अभी अननोन है हमारा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को देखो, जब यहाँ पे ये बीम है, अगर ये पीछे देखो ये बीम है, जब इधर लोड लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हिंज है ये ऐसे नीचे खींचेगा इसको, ऐसे ये वाला ऐसे नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा इसको, ऐसे नीचे, पर ये कैंटिलीवर है, ये इसको ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो समझो इस चीज़ को, उसी वजह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से शियर फोर्स बनाऊँगा और ये ट्रांसफ़र होगा इधर। ठीक है, बना दिया। उसके बाद यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाना है तो बनाना, नहीं बनाना है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो 0 ही होने वाला है सीधा सीधा। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है। 10 किलो न्यूटन है, दोनों तरफ बराबर स्पैन है, तो जब आपका स्पैन बराबर होगा और बीच में लग रहा है, सिमेट्रिकल लोडिंग है, तो उस टाइम पे रिएक्शन बराबर चली जाती है। तो 10 है, इधर भी कितना आएगा 5 किलो न्यूटन,
इधर भी कितना आएगा 5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 5 इधर ट्रांसफर होगा इक्विलिब्रियम में, ये इधर ट्रांसफर होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम बनेगा, तो ये 5 किलो न्यूटन होगा। ये 5 है तो ये भी इक्विलिब्रियम में आएगा, 5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी थी 4 मीटर, 5 × 4 ये मेरा जो एम है मूवमेंट, ये रजिस्ट करेगा इसको क्योंकि ये सपोर्ट है, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो 5 × 4 कितना आ गया 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये भी निकाल दिया। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तुम्हें पता है इसमें तो रिएक्शन ही नहीं है, तो एच ए ये 0 होगा। यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्सेज है हमारे या एक्सियल फोर्सेज है वो भी 0 होंगे। कर दिया हमने सॉल्व, इस तरीके से करते हैं, सिंपल। अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे उसको सीधा डायरेक्ट, तो समझो। क्वेश्चन है फिर से, कैलकुलेट अननोन रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो बीम, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले को अब हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें तो कोई रिएक्शन आती ही नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे इंटरनल हिंज है, इस पे इन्होंने लोड दे रखा है, ठीक है। ये है तुम्हारा 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है और पूरी बीम पे लग रहा है। चलो पूरी बीम पे लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। 4 मीटर इधर है, 4 मीटर इधर है। ये तुम्हारा बीच में इंटरनल हिंज है, ये क्या है इंटरनल हिंज। तो जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही करना है तुमने। जहाँ पे हमें क्या निकालनी है, रिएक्शंस निकालनी है। ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। हॉरिजॉन्टल 0 होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड ही नहीं है, तो नहीं लिखो। ये भी निकालना है, सब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ से इंटरनल हिंज है वहीं से ब्रेक कर दो, बीम को कर दो ब्रेक, कर दिया। यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी जैसे बताया था, ये बन गया हमारा, ये कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये कितना है 4 मीटर। अब इधर भी बना दो सेम, ये ट्रांसफ़र होगा शेयर फोर्स इधर, ठीक है। और इधर भी क्या है आपका यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पूरे की इंटेंसिटी 10 है, ये पूरा 10 ही है, ठीक है। 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है और 4 मीटर की डिस्टेंस है। अब देखो यूडीएल है, पूरी बीम पे लग रहा है, तो कैसे निकालते हैं यूडीएल। 10 × 4 कितना हो जाएगा 40। अब पूरी बीम पे है, सिमेट्रिकल है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। 40 ऊपर से 40 आ रहा है तो नीचे से कितना होगा 20 ये लेगा, 20 ये लेगा, 40 हो गया। ऊपर से 40 आ रहा है तो नीचे से भी कितना होगा रेजिस्टेंस 40। सिमेट्रिकल ये तो बराबर लेंगे दोनों। ये 20 है, इसको ट्रांसफ़र करो क्योंकि ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ना, ठीक है पॉइंट। अब ये 20 है तो यहाँ पे देखो, एक तो 20 हो गया, ये वाली रिएक्शन कितनी हो जाएगी, एक तो 20 हो गया, ये 10 × 4 ये कितना हो गया 40। तो 10 × 4 40 और एक 20 ये कितना हो जाएगा 60 किलो न्यूटन, ये आ गया 60 किलो न्यूटन। अब मूवमेंट निकालो, 20 × 4 दूसरा भी आ रहा है, एक ये भी हमारा प्लस। पहले लोडिंग लिख देते हैं, 10 × 4 लोडिंग है। यूडीएल हमेशा कितने पे एक्ट करता है, हाफ पे, तो 2। तो ये जाएगा 80 प्लस 80, ये आ रहा है 160। इस तरीके से निकाल सकते हैं। कोई सी भी बीम हो, बस जहाँ पे हिंज दिया है सेपरेट करो और इस तरीके से ड्रॉ करो, सारी रिएक्शंस निकल गई। बता दिया तुमको, ठीक है। तो कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूछे गए हैं पहले भी, कि इंटरनल हिंज दे रखी है। अब ये कंसेप्ट इसी तरीके से करने में फ़ायदा है। कन्वेंशनल तरीके से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ इंटरनल हिंज। आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा इसी तरीके की, तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।